के वीडियो लेक्चर में हम गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? वैसे गिव्स फ्री एनर्जी को गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं। तो समझ लो कि फ्री एनर्जी क्या है। सबसे पहले व्हाट इज फ्री एनर्जी? गुजराती में कहिए तो मुक्त ऊर्जा को नहीं कहेवाय। तो जस्ट समझ लो कि सपोज मेरे पास या कोई भी एथलीट है, उसके पास 100% एनर्जी है, उसके बॉडी के अंदर 100% एनर्जी है, पर वो अपनी 100% एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। જે એથ્લીટ છે બરાબર છે, જે દોડવીર છે, રમતવીર છે બરાબર છે, એ પોતાના શરીરમાં રહેલી 100% ऊर्जाનું કાર્યમાં રૂપાંતર કરી શકતો નથી। मान लो कि कोई एथलीट है, वो दौड़ रहा है और अपनी 100% एफिशिएंसी लगाकर वो दौड़ रहा है, पर क्या वो अपने पास रही हुई 100% एनर्जी का वो दौड़ने में इस्तेमाल कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। एक टाइम ऐसा है कि वो थक जाएगा और गिर भी जाएगा, फिर भी वो उठता है और फिर दौड़ने का ट्राई कर रहा है, और थोड़ा दौड़ने के बाद वो फिर बेहोश हो जाता है। पर जब वो बेहोश होता है तब भी उसकी 100% एनर्जी का इस्तेमाल दौड़ने में या डिस्प्लेसमेंट करने में वो लगा नहीं पा रहा है। अगर वो ट्राई और करना चाहेगा तो क्या होगा? लास्ट में वो मर जाएगा, पर फिर भी उसकी 100% एनर्जी का वो वर्क डन में कार्य कर्म रूपांतर नहीं कर सके। तो फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं? तो कि एन एनर्जी विच इज यूज टू डू अ यूजफुल वर्क इन द सिस्टम या फॉर द सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एनर्जी फॉर दैट सिस्टम। यानी मेरे बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है उसमें से मैं जितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्क करने के लिए, उसको फ्री एनर्जी बोलते हैं। फ्री एनर्जी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, इसके बारे में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था, पर फिर भी हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर समझ लेते हैं। फ्री एनर्जी वो गिब्स जो साइंटिस्ट था उसने फाइंड किया, उसके नाम से उसको गिब्स फ्री एनर्जी या जस्ट गिब्स एनर्जी से हम उसको डिनोट करते हैं, हम उसको जानते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते तो अब हमें थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अब जब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उस समय उसकी जो गिव्स फ्री एनर्जी वो ऑलवेज डिक्रीज होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर ये जो केमिकल एनर्जी वो 100% केमिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है एंड गिव्स फ्री एनर्जी है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम गिव्स फ्री एनर्जी को फिर से एक बार समझना चाहेंगे, हम समझने को ट्राई करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके पास 100% एनर्जी है, उसके पास जो एनर्जी है वो 100% है, और उसके अंदर जो गिव्स फ्री एनर्जी है जो हम जी से डिनोट करेंगे। अब समझ लो फ्रेंड्स कि गिव्स फ्री एनर्जी अकेले का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। ठीक है। उसकी रिलेटिव एनर्जी का ही इंपोर्टेंस होता है, यानी जब कोई भी रिएक्शन होता है तो जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस होता है उसका ही इंपोर्टेंस होता है। तो जस्ट यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर मान लो कि इसके पास जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो 60% है, यानी वो अपनी 100% एनर्जी में से 60% एनर्जी को फ्री वर्क डन करने में इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसके पास गिव्स फ्री एनर्जी कितनी है? 60% है। ये समझने के लिए एक हमने मॉडल बनाया हुआ है, जस्ट इलस्ट्रेशन दे रहे हैं इस तरह से। अब मान लो कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्किंग में है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस समय मान लो कि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, उस समय सपोज मान लो कि यहाँ पर वर्क हुआ, सपोज 5 जूल वर्क हुआ यहाँ पर, और उस समय उसकी जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होकर 40% हो जाती है उसकी फ्री एनर्जी। ठीक है। वर्क कितना हुआ? वर्क डन 5 जूल बाय सिस्टम, यानी केमिकल में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इतना वर्क हुआ, 5 जूल वर्क हुआ उस समय। यह मैकेनिकल मॉडल की अभी बात कर रहे हैं। तो वर्क डन हुआ, 5 जूल वर्क हुआ, और उस दौरान सपोज 10% एनर्जी यूज हुई, तो उस समय G2 कितना है? 40% आया। अब देखो यहाँ पर मैं डेल्टा जी निकल तो कितना आएगा? 40 माइनस 60% आएगा, 40%, यानी -20%, यानी जो 20% जो एनर्जी थी फ्री एनर्जी वो वर्क करने में इस्तेमाल हो गई। ठीक है। अब मान लो कि अब थोड़ा सा और वर्क हो रहा है,
और मान लो कि यहाँ पर दूसरा सपोज यहाँ पर फिर से 5 जूल वर्क किया उसने, तो उस टाइम पर जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस हुआ, अब यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी 20% बाकी रहेगी। तो यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस हुआ वो कितना होगा, 20% माइनस 40%, यानी 20% गिब्स फ्री एनर्जी कम हुई। तो जब कोई सिस्टम अगर वर्क कर रही है, चाहे मैकेनिकल वर्क हो चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क हो, तो उस समय उसकी जो फ्री एनर्जी वो डिक्रीज होती है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो वहां पर वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लिख सकते हैं कि यूजफुल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, या डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, हम कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि वर्क, कौन सा वर्क है ये, इलेक्ट्रिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ठीक है। कई बुक में यहां पर डेल्टा आर लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो रिएक्शन हमारा है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम अभी यहाँ पर ये सोचना है रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उतनी एनर्जी अगर रिवर्स रिएक्शन होता है तो वो रिलीज करता है उतनी ही, जितनी गेन करता है उतनी रिलीज करता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो रिवर्सिबल है, यानी जितनी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये उसका फंडा है। जैसे समझो मेरे पास एक बलून है और बलून को मैंने फुलाया और उसके अंदर वॉल्यूम आ गया, उसके अंदर मास ऑफ क्या बोलते हैं उसके अंदर मास ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, ठीक है। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है गैसेस के वो तो उतने के उतने ही रहेंगे। अब मैंने उसको सनलाइट में रखा तो फिर वो एक्सपांड हो जाएगा, तो जितना वो कॉम्प्रेस हुआ उतना ही वो एक्सपांड होगा। तो उसके अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल्स है गैसेस डिफरेंट गैसेस के तो वो उतने के उतने रहेंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। उस दौरान क्या हो रहा है, तो कि कोई भी मास है कोई भी वो चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो डेल्टा आरजी का मीनिंग हुआ गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस इन गिब्स एनर्जी इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ई वर्क रखो या फिर वर्क इलेक्ट्रिक रखो तो भी चलेगा। वर्क कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं। तो जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे या पढ़ा हुआ होगा आपने कि जो पोटेंशियल चार्ज चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले यहाँ समझ लो। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पर क्योंकि ये एनोडिक हमारा ये जो है वो एनोड पोर्शन है पूरा, ये एनोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। एनोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर मूव हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं या ईएमएफ बोलते हैं या ई सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा भी है किस पर डिपेंड करेगा, तो एनोड से कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू एनोड टू कैथोड, ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसका जो रेशियो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल चेंज। यानी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिक के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर उसको सब्जेक्ट कर दिया डब्ल्यू इलेक्ट्रिक को, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क को हमने सब्जेक्ट कर दिया, तो क्यू इंटू डेल्टा भी हो गया। तो इससे हम ऐसी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक वर्क डन पर सेकंड वो क्या है, तो कि इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज पास इन 1 सेकंड एनोड टू कैथोड, ठीक है। अब हम
यहाँ पर लिख दिया W इलेक्ट्रिक Q इंटू डेल्टा V। अब मान लो कि यहाँ पर से यहाँ से N इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड टू कैथोड पर जा रहे हैं, तो उसके लिए जो Q होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन है यानी एन मोल इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम अगर बोलते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर एन मोल इलेक्ट्रॉन यानी एन इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एवोगैड्रो कांस्टेंट लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻18 कूलम। अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां पर आएगा n इंटू 96487 कूलम आएगा। अब ये जो है 96487 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 96500 लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू n इंटू f, where F is equal to Faraday constant 96500। ठीक है, ये 96487 है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं 96500, इसको हम 96500 बोलते हैं, और इसको F Faraday constant से लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू F। अब ये जो वैल्यू है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर W इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू, अब देखो Q है उसकी जगह पर लिखेंगे NF, ठीक है, और डेल्टा V को हम EMF भी बोलते हैं, तो हम उसकी जगह पर EMF भी लिख सकते हैं, E सेल भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे E सेल। अब ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो हम डेल्टा जी को हम सब्जेक्ट करेंगे तो माइनस W इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक वर्क, और उसकी जगह पर हम वो रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारी फॉर्मूला होगी इस तरह से, पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। और अगर ये स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, तो हम लिखेंगे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF और NF E नॉट सेल। अभी तक हमने देखा कि गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E सेल। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हम डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट सेल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा करो या नॉट रखो, 0 तो नहीं चलेगा। तो अब देखो डेल्टा जी, अगर यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव मिलता है, दैट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। गुजराती में कही तो ये स्वयंभू आपमेळे थती प्रक्रिया होशे तेम कहेवाय। बट अगर इनॉट सेल अगर नेगेटिव मिलता है, अगर इनॉट सेल नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा G नॉट इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पता है
कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑलवेज ग्रेटर लेस देन जीरो होना चाहिए, पर अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है दैट मींस वो अपने आप रिएक्शन नहीं होगा। और अगर ई नॉट सेल जीरो हो गया तो उसका मीनिंग हुआ कि अगर ये जीरो है तो पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी पूरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहां पर अब इक्विलिब्रियम संतुलन स्टेब्लिश हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखो यहाँ पर डेल्टा जी यहाँ पर ई सेल है, तो डेल्टा जी है वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो गिव्स एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स कैसे समझो, तो समझो इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे यानी मास पे डिपेंड नहीं करती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो मास पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से हम उसको समझने में एक एग्जांपल देखते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर डैनियल सेल के लिए सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट जो सेल रिएक्शन है तो उसके लिए जो इनॉट सेल मिलेगा वो कितना आएगा, इनॉट सेल 1.01 वोल्टेज आएगा। अगर ये स्टैंडर्ड है तो क्या है 1.1 वोल्ट 1.10 वोल्ट डैनियल सेल के लिए हमें सेल पोटेंशियल। अगर इसी सेल रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनॉट सेल क्या हो जाएगा, वो भी वही का वही रहेगा 1.10 वोल्ट ही रहेगा। और अगर मैं डेल्टा G1 की बात करता हूँ, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G1 है बराबर वो जो है डेल्टा, अगर मैं उसको इसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 2 टाइम्स डेल्टा G1 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर जितनी एनर्जी थी उससे यहाँ डबल हो जाएगी। सिंपल बात है फ्रेंड्स। अगर मैं 1 स्पून शुगर लेता हूँ तो मेरे अंदर जितनी एनर्जी आएगी, और मैं 2 स्पून लेता हूँ तो मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी, तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, 2 टाइम्स किया इसलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। वो इतना तो पता हो गया है कि ई नॉट सेल है, यानी वो क्या है तो कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड एंड कैथोड, तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखिए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है वो दो से हो रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा -2 फैराडे कांस्टेंट है ई नॉट सेल, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब मैं इसको तब मैं सेकंड रिएक्शन के लिए लिखता हूँ -NF ई नॉट सेल। तो फ्रेंड यहाँ पर रिएक्शन में जो 2 टाइम्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा -4F ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे तरह तो लिख सकता हूँ -2 × 2F ई नॉट सेल, और माइनस मैंने अंदर रख दिया है सपोज, तो ये पूरा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, तो 2 टाइम्स डेल्टा G2 हो गया इस तरह से। ठीक है, तो डेल्टा G1 हो गया यहाँ पर G1 ये डेल्टा G2, तो डेल्टा G2 2 टाइम्स डेल्टा G1 हो गया। यानी याद रखो कि जो गिव्स फ्री एनर्जी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करती है, एंड जो ई सेल है वो कोई भी कंडीशन में उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैनियल सेल। ये डैनियल सेल दिया हुआ है, उसका सेल नोटेशन है। यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम वर्क कितना करेगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर है तो। यहाँ पर कॉन्सेप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम हमें इतना पता है कि यहाँ जिंक टू जिंक, यहाँ पर देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये पोटेंशियल तो ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखो पूरी फॉर्मूला लिखता हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू या माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू NF ई सेल माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू या डेल्टा जी इक्वल माइनस बोल सकते हैं। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। W इलेक्ट्रिक फाइंड करने को बोला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्क कितना हो रहा है, तो हमें फॉर्मूला ये रखनी है, नहीं कि ये रखनी है। ये रखोगे तो भी चलेगा,
चलो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखते हैं, ये दोनों की जो फॉर्मूला ढूंढी यहाँ पर इसको रखते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। यहाँ पर कंडीशन दी डैनियल से बोल दिया है, दैट मींस कि यहाँ पर डेल्टा जी नॉट ई नॉट सेल है इस तरह से। तो यहाँ पर देखो n कितना आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो कि G2 प्लस Cu2 प्लस 2Cu, यानी दो का चेंजेस हो रहा है। फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500 एंड इनॉट सेल हमें फाइंड करना है, पहले तो इनॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा। तो इनॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पर कौन है, कॉपर है, कॉपर के लिए कितना है, क्योंकि 0.34 है, एंड एनोड पर जो हमारे पास जिंक है उसके लिए कितना है माइनस 0.76 वोल्ट। सो 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। देखो ये कूलम है, ये कूलम ये वोल्ट है, तो C इंटू वी, कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो हमारा आंसर किसमें आएगा, जूल में आएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, माइनस में आएगा, यहाँ पर जूल आएगा। उसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 21227 सपोज इतनी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये माइनस है। अगर हम डेल्टा जी पूछा होता तो माइनस में आंसर लाते, पर डेल्टा जी हम अगर इलेक्ट्रिक वर्क की बात करते हैं तो W इलेक्ट्रिक वर्क कितना हुआ, क्योंकि 21227 जूल वर्क हुआ है, उसको फिर किलो में कन्वर्ट कर दो तो 21.227 किलो जूल वर्क हुआ, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक वर्क पूछा हो तो हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, और अगर हमें फ्री एनर्जी की बात अगर बोल रहे हैं यहाँ पर तो हमें आंसर माइनस पे लेना है। दूसरे न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। इफ 0.85 Farad electric current is obtained from the electrochemical cell, how much work done by the cell? देखो મિત્રો અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ એક વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે જેની અંદર આવી પ્રક્રિયા થઈ રહી છે અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે, એના માટે એ જે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે એના દ્વારા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ દ્વારા કેટલું કાર્ય થયું છે તેના વિશે આપણે જણાવવાનું છે। અહીંયા તમને આપી દીધું છે કે 0.85 ફેરાડે करंट तो के एमांथी पास થઈ રહ્યો છે, जनरेट થઈ રહ્યો છે, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ठीक है, ई नॉट सेल। पर अगर वर्क डन की बात करें, मैक्सिमम वर्क की बात करें इलेक्ट्रिक, तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या है इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W मैक्सिमम। अब मैक्सिमम तब इलेक्ट्रिक लिखता नहीं है, पर ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क है डन बाय सेल। सो इज इक्वल टू क्या आएगा, NF ई नॉट सेल। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों, यहाँ पर देखते हैं कि Fe में से Fe2 प्लस बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है Cu2 प्लस एंड वो Cu में रिड्यूस होता है, तो N इज इक्वल टू 2 लेते हैं। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं लेना है। देखो पहले पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 100% वर्क नहीं करता है, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि यहाँ पर जो ये NF क्या है, NF मीन्स व्हाट, Q इज इक्वल टू NF, हमने प्रूव किया था, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक सेकंड में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, उसके टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर NF होती है। तो यहाँ पर बोल दिया है कि ये NF कितना है, 0.85 फैराड है, तो हमें पूरा ये लेना है 0.85 फैराड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
0.85 फैराडे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ n कितना लेना है 0.85, सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0.85 लेना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर 2 लिखते हैं और आंसर गलत हो जाता है। फिर फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500 एंड ई नॉट सेल हमें फाइंड करना होगा। ई नॉट सेल हमें दे दिया है, देखो 0.78, तो यहाँ पर हम 0.78 रख देंगे। अब ये कूलम में है और ये वॉल्ट में है, तो कूलम इंटू वॉल्ट क्या हो जाएगा, जूल। हमने फॉर्मूला भी लिखी थी, वॉल्ट इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यानी इसका यूनिट क्या आएगा कूलम आएगा, सो वॉल्ट इंटू कूलम क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो सिंप्लीफिकेशन आता है यहाँ पर 63979 63979.50। यहाँ कूलम इंटू वॉल्ट है, कूलम इंटू वॉल्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 63979.50 जूल। अगर हम किलो में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 6.979 जूल। तो ये मैक्सिमम वर्क हो गया। अगर आपको डेल्टा जी अगर फाइंड करने को बोला हुआ होता तो हम ये नहीं लिखते, हम डायरेक्टली अभी हम इस तरह से लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं माइनस NFE सेल। तो NFE सेल की जो वैल्यू है वही आएगी, माइनस में आएगा आंसर जस्ट माइनस 63.979 जूल। अगर ये पूछा है तो माइनस में आएगा, वर्क पूछा है तो पॉजिटिव में आएगा। तो एग्जाम में क्या करते हैं ऑप्शन में पॉजिटिव भी देते हैं नेगेटिव भी देते हैं। अगर आपको पूछा है डेल्टा जी तो आपको नेगेटिव में आंसर देना है, और अगर पूछा है वर्क डन तो आपको पॉजिटिव में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखें तो थोड़ी थियरी भी देख लेते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी नॉट, यहाँ पर रिलेशन है फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग के। अगर मैं यहाँ से नेचुरल लॉग को निकाल दूं और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग के। अगर मुझे लॉग मुझे के फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर लॉग के को सब्जेक्ट करूंगा। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू और क्या है माइनस NF ई नॉट सेल, तो मैंने यहाँ पर माइनस NF ई नॉट सेल। अब लॉग के को मैंने क्या किया सब्जेक्ट किया, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए दोनों और से, तो NF ई नॉट सेल अपन 2.303 RT। तो अगर मुझे के फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख के भी मैं आंसर ला सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो पहले ई नॉट सेल फाइंड कर देते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये कैथोड है एंड ये एनोड है। तो Ag के लिए क्या है वैल्यू, अब यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल ये +2 to 0 +1 to 0। तो कैथोड की तरह एक कौन कर रहा है Ag कर रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.80 माइनस मैग्नीशियम के लिए माइनस 2.37 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 0.80 प्लस 2.37 यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3.17 वॉट आएगा। सो ई नॉट सेल हमारे पास आ गया। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसकी फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो लॉग के इज इक्वल टू क्या है NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू, यहाँ पर n कितना है क्योंकि Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 Ag में रिड्यूस हो रहा है। सो n इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 96500। ई नॉट सेल कितना है 3.17 अपॉन 2.303। R कितना लेना है 8.314 जूल लेना है इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, हमें दिया हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर। और अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें, तो आता है 102 इंटू आएगा 101.457 101.457 जूल आ रहा है यहाँ पर 107.45 107.44 लिखो चलेगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। सो K इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 107.4 जूल। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 2.56 इंटू 10⁻107। तो हम डायरेक्टली इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन है और हमें यहाँ पर डेल्टा जी दिया हुआ है 827 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पर यहाँ पर क्या बोला गया है कि द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। मुझे Al2O3 में से उसका डिसोसिएशन करके मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यानी Al2O3 में से मुझे एल्यूमिनियम O2 को निकालना है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट मींस क्या है, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो मिनिमम रिक्वायर्ड ईएमएफ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 क्या है, वो हमें फाइंड करना है। મિત્રો ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહી શકાય કે આપેલ પ્રક્રિયા એ આપમેળે પ્રક્રિયા છે અને એના માટે ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય આપણે નેગેટિવ મળે છે। પરંતુ એવું કહે છે કે જો મારે Al2O3 નું વિદ્યુત વિભાજન કરવું હોય અને એમાંથી મારે એલ્યુમિનિયમ અને O2 મેળવવા હોય તો એ પ્રક્રિયા કેવી છે, સ્વયંભૂ પ્રક્રિયા નથી, આપણે થતી નથી। તો એના માટે મારે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉર્જા આપવી પડે જેને કારણે Al2O3 નું વિઘટન થઈને એમાંથી એલ્યુમિનિયમ અને O2 આપણને ઇલેક્ટ્રોન પર પ્રાપ્ત થાય। ટૂંકમાં હોલ હેરોલ્ડ પદ્ધતિની વાત કરી છે। તો મિનિમમ રિક્વાયર્ડ જે વોલ્ટેજ છે, ईएमएफ છે, એ આપણે અહીંયા શોધવાનો છે। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, डेल्टा जी दिया है, दैट मींस हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर डेल्टा जी भी हो और ईसीएल भी हो। तो हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ईसेल। हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमें ईसेल फाइंड करना है। डेल्टा जी में दे दिया है, एन चाहिए, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दिया है, इसमें 4/3 एल्यूमिनियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन नंबर 0 से +3 हो रहा है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक एल्यूमिनियम है मेरे पास, तो 1 मोल एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलेंगे। यानी अगर 1 मोल एल्यूमिनियम है तो 3 मोल, यानी N इज इक्वल 1 मोल एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल Al3+। तो इसके लिए N इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा फॉर 1 मोल के लिए। फॉर 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए N क्या लेना है, 3 लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर तो 4/3 मोल है एल्यूमिनियम। तो 4/3 एल्यूमिनियम के लिए हमें N कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 4/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमें N कितना लेना है, यहाँ पर 4 लेना है। तो जस्ट हम इक्वेशन को फिर से लिखे। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू -4F ईसेल। ठीक है, अब डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर -827 किलो जूल है, तो किलो जूल को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -827 इंटू 1000 जूल। ठीक है, जूल यानी क्या होगा, वोल्ट इंटू कूलम्ब हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 टाइम्स 96500 इंटू ई सेल। अब हम ई सेल को सब्जेक्ट करते हैं। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Therefore, E cell is equal to 827 into 1000 over 4 into 96500। 20 कैंसिल, फिर उसका कैलकुलेशन करो तो आंसर आएगा 2.14 वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दी below electrochemical cell is 1.1 watt and Zn2 plus, the concentration of Zn2 plus is increased by 10 times to Cu2 plus। यानी Cu2 plus से हम increase करते हैं Zn2 plus का concentration 10 times। तो what is the value for delta G?
डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है तो डेल्टा जी नॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखे तो हमें फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल। तो हमें पहले यहाँ पर देखो तो यहाँ ई नॉट सेल का यहाँ डेल्टा जी नहीं आएगा, डेल्टा जी आएगा जस्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो वन मोडल नहीं रहेगा, ठीक है, इसके हिसाब से ये डेल्टा जी हो जाएगा। तो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो सबसे पहले मुझे ई सेल फाइंड करना पड़ेगा, और ई सेल फाइंड करने के लिए हम नॉन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम जब नॉन्स इक्वेशन का जब इस्तेमाल करते हैं तो एनोड कैथोड दोनों की रिएक्शन लिखते हैं, हाफ रिएक्शन लिख के हम सेल रिएक्शन बनाते हैं, और उस पे से हम नॉन्स इक्वेशन का यूज करते हैं। हम यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम डायरेक्टली ई सेल फाइंड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, तो ई सेल नॉन्स इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग यहाँ पर एनोड सॉल्यूशन अपॉन कैथोडिक सॉल्यूशन, या फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कॉन्सोनेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आरटी दिया हुआ है, हाँ ये यहाँ पर नहीं है, पर ये दो ऑप्शन में आरटी दिया हुआ है। दैट मींस कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें उसकी जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो हम उसका इस्तेमाल उसका उपयोग करेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर डी ओवर एन एफ। उस समय क्या लिखना है, नेचुरल लॉग लिखना है। अब एनोडिक सॉल्यूशन क्या है, जेनेसिस में एनोडिक सॉल्यूशन क्या है, Zn2 प्लस है, एंड कैथोडिक सॉल्यूशन कौन सा है, Cu2 प्लस है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। अब जो हमें डेटा दिया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो ई नॉट सेल कितना है, 1.1 वोल्ट है, ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1.1 वोल्ट माइनस आर टी अपॉन एन है। फ्रेंड्स, जिंक 2 प्लस ऑक्सीडाइज होता है तब 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस गेन करके Cu में रिड्यूस होता है। तो एन कितना आएगा, 2 फेराड है। नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग जो है यहाँ पर देखो नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में अगर हम कन्वर्ट करते तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2.303 लॉग। अब हम Zn2 प्लस की वैल्यू रखें तो Zn2 प्लस इज 10 टाइम्स ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो Zn2 प्लस है वो Cu2 प्लस से 10 टाइम्स ज्यादा है। सो 10 टाइम्स ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस कैंसल, एंड log 10 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, यहाँ पर 1.1 माइनस आर टी अपॉन 2f इंटू 2.303 log 1 पूरा क्या हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, यानी इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब हमें फॉर्मूला लिखनी है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब जो ई सेल है यानी ये जो वैल्यू है उसको इसके अंदर रखनी है। एन कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो -2 इंटू एफ, और जो ई सेल है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1.1 माइनस आर टी ओवर 2f इंटू 2.303, और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -2.2 फेराड है, माइनस इंटू माइनस प्लस आर टी 2f ओवर 2f कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इंटू 2.30। तो देखो यहाँ पर ये आंसर आएगा, इसको आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी माइनस 2.24 आर टी। सो सी इज द राइट आंसर। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए दूसरे थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है कि द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द
two reactions are 0.15 and 0.50 volt respectively दिए हुए हैं, and we have to find the value of reduction potential for Cu2 plus to Cu. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણને ત્રણ અર્ધ પ્રક્રિયા આપેલી છે. Cu2 plus થી Cu ની પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા, Cu plus થી Cu ની રિડક્શન પ્રક્રિયા, બંનેના તમને પોટેન્शियल આપેલા છે. और यहाँ पर Cu2 plus to Cu के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, तो याद रखो कि जब आपको दो से ज्यादा हाफ सेल रिएक्शन दिए हुए हो और तीन में से किसी दो के लिए अगर आपको ईएमएफ सेल दिया हो, ठीक है, तो थर्ड रिडक्शन जो रिएक्शन है उसके लिए हम यह फॉर्मूला डेल्टा जी की जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम उसको फाइंड कर सकते हैं. મિત્રો જ્યારે તમે ત્રણ રિડક્શન પ્રક્રિયા આપેલી હોય એક જ ધાતુ માટેની, તો તે વખતે ત્રણમાંથી બે રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ માટે તમને જ્યારે ઈએમએફ આપેલો હોય તો ત્રીજી રિડક્શન પ્રક્રિયા, જે ત્રીજી રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા છે તેને આપણે ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા થતા ફેરફાર પરથી મેળવી શકીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર અથવા ગિબ્સ ઉર્જા ફેરફાર અથવા મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર એ માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે, અને એને કારણે આપણે અહીંયા ત્રણેય પ્રક્રિયાઓને આપણે એવી રીતે કમ્બાઈન કરીશું કે જેને કારણે આપણે બેની મદદથી ત્રીજાનો આપણે ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर वाला कोई मेटल आयन है तो Cu2 प्लस है एंड Cu है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सपोज यहाँ पर Cu2 प्लस है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है तो वो Cu प्लस पे कन्वर्ट होगा. अगर इसको फिर से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो रिड्यूस होकर Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा. तो ये रिएक्शन Cu2 प्लस टू Cu प्लस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो डेल्टा G1 है. वहां पर जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा है वो डेल्टा G1 है, और यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो सपोज डेल्टा G2 है. और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन Cu2 प्लस से दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर Cu सॉलिड बन रहा है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस हो रहा है वो सपोज डेल्टा G3 है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो Cu2 प्लस से डायरेक्टली रिडक्शन हुए या Cu2 प्लस से पहले Cu प्लस बने और उसके बाद Cu सॉलिड बने. तो यहाँ पर हम अगर Cu2 प्लस से Cu की हम डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं तो उसके लिए जो है गिब्स फ्री एनर्जी उसको डेल्टा G3 कहेंगे. और डेल्टा G3 क्या होगा, दोनों जो हाफ रिएक्शन है उनकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस जो है उनका सम जितना होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 जितना होगा. ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल. तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये रिएक्शन के लिए अगर हम देखें, देखो पहले क्या करते हैं हम, चलो लिख देते पहले डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल. तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस N3 F E3, यानी ये जो Cu2 प्लस टू Cu बन रहा है उसके लिए N3 एंड E3. तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर Cu ये हमें फाइंड करना है, Cu2 टू Cu प्लस, यानी ये E3 हमें फाइंड करना है. और N3 यानी इलेक्ट्रॉन चेंजेस कितना हो रहा है 2 to 0, यानी N3 कितना है 2 है. अब डेल्टा G1 के लिए लिखे तो क्या होगा माइनस N1 फर्स्ट रिएक्शन यानी इसके लिए N1 F E1. तो इसके लिए E1 कितना दिया हुआ है Cu2 प्लस टू Cu के लिए, Cu प्लस के लिए 0.15 है, 0.15. उसी प्रकार से Cu प्लस टू Cu के लिए यहाँ N2 आएगा एंड E2 आएगा. देखो यहाँ पर N1 कितना आएगा 2 to 1, यानी N1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर N2 इज इक्वल टू प्लस 1 to 0 1, एंड E2 कितना है 0.50 है. ठीक है, 0.50. तो डेल्टा G2 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा G2 के लिए लिखेंगे माइनस N2 F E2. अब यहाँ पर देखिए तो दोनों और माइनस है, हम क्या करेंगे माइनस को कट कर देंगे, माइनस एंड एफ ये कट हो जाएंगे दोनों ओर से. तो बाकी क्या रहा है यहाँ पर N3 एंड E3, N1 एंड E1, N2 एंड E2. तो यहाँ N3 कितना है 2 है, सो 2
इंटू E3 जो हमें फाइंड करना है। N1 कितना है 1, Cu प्लस 2 प्लस 1 यानी 1 इंटू E1 कितना है 0.15 प्लस N2 कितना है 1 एंड E2 कितना है 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E3 इज इक्वल टू, ये 2 को हम नीचे ले लें यहाँ पर इस तरह से, सो ये 0.15 प्लस 0.50 दैट मीन्स 0.65 अपॉन 2। सो आंसर क्या आ जाएगा 0.325, इतना वॉट आएगा। तो देखो यहाँ पर है कोई जगह पर 0.325, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर Cu2 प्लस 2 Cu दिया है, Cu प्लस 2 Cu दिया है एंड Cu प्लस 2 Cu के लिए हमें ई सेल फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा Cu2 प्लस है और सबसे कम क्या है Cu है, तो हम उसको इसी तरह से हम लिख सकते हैं, हम वहां पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो Cu2 प्लस एक्वियस, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। Cu2 प्लस से क्या बन रहा है Cu प्लस 1 और वहां से रिड्यूस होकर बन रहा है Cu। सॉरी, अगर ये Cu डायरेक्टली अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके अगर वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, Cu2 प्लस से पहले Cu बने, बाद में प्लस बने, बाद में Cu बने, या Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन सकता है। अब यहाँ पर भी इसी तरह सब लेंगे। सपोज इसके लिए डेल्टा G1 है, इसका रिएक्शन का डेल्टा G1, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 है एंड इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम N E पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर N1 कितना आएगा देखो 2 to 1 यानी N1 1 होगा। इसका E1 कितना है Cu2 प्लस 2 Cu के लिए E1 कितना है यहाँ पर 0, Cu2 प्लस से Cu प्लस के लिए यहाँ पर Cu2 प्लस ये प्लस है, यहाँ पर Cu2 प्लस 2 Cu प्लस 4.153, तो ये है 0.153 वोल्ट। यहाँ पर N2 ले लेते हैं, N2 भी वही आएगा प्लस 1 to 0, तो इसके लिए E2 कितना आएगा Cu प्लस 2 Cu के लिए, तो ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो E2 क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पर N3 क्या आएगा प्लस 2 to 0 यानी 2 एंड E3 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस 2 to 0 0.337 वॉट। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखो जगह कम है, आपको आप घर से कैलकुलेशन करना है, मैं जस्ट फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ अभी आपको। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, डेल्टा G3 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, G2 के लिए फाइंड करना है, तो उसको हम सब्जेक्ट कर दें, तो मैं यहीं पर कर देता हूं। डेल्टा G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यही नीचे ही करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3 माइनस डेल्टा G1। अब देखो डेल्टा G2 क्या है, क्योंकि डेल्टा G यानी NF इस है, सो N2F माइनस आएगा यहाँ पर माइनस N2F E2, इसी प्रकार से माइनस N3F E3 माइनस N1F E1। यहाँ पर देखो F को निकाल दो, ये माइनस कैंसल, F कैंसल, तो यहाँ पर क्या बाकी रहा यहाँ पर, क्योंकि N2 इंटू E2 इज इक्वल टू N3 इंटू E3 माइनस N1 इंटू E1। अब वैल्यूज रख देते हैं, तो N2 कितना है 1 है, तो ये तो 1 हो गया है, तो हम लिखते ही नहीं है 1 हो गया इसे, तो लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से। N3 कितना है 2 है, E3 कितना है 0.337 है, माइनस N1 1, E1 कितना है 0.153, therefore E2 is equal to 0.674 माइनस 0.153। ठीक है, 7 to 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 to 16 प्लस 6 प्लस 1 7,
तो 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 1 5, सो 0.521 वोल्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखें तो ये पहला ही आंसर है 0.52 वोल्ट, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि ये पहले देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीजन पोटेंशियल है। तो +2 to 0 ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन 3 to 2 रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। कौन करेगा? ये करेगा। कैसे? क्योंकि Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी ये रिडक्शन करेगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम यानी ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो अब हम एनोड पर जो हो रही है रिएक्शन उसको लिखे तो ऑक्सीजन में क्या होगा? Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। सो Fe2 प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा इधर। इसको हम शेयर रिएक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो 2Fe3 प्लस Fe gives 3Fe2 प्लस। तो हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई सेल की बात करें तो यहाँ पर ई सेल क्या हो रहा है? यहाँ पर ई सेल क्या होगा? तो यहाँ पर Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस के लिए रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 0.771। तो यहाँ पर आएगा 0.771। अब देखो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि जो हमने देखा है आगे कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम कुछ भी हम मल्टीप्लाई या डिवीजन हम कर सकते नहीं है, ठीक है। और ये रिएक्शन के लिए क्या होगा? तो ये रिएक्शन हमने कन्वर्ट किया है, यानी हमने ऑपोजिट रिएक्शन लिखा है। देखो यहाँ पर Fe2 प्लस 2 Fe के लिए -0.441 है, और अगर मैं Fe2 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0.441 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका एडिशन करना पड़ेगा। 1 + 1 2, 7 + 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 11 + 1 12, तो 1.212 वोल्ट आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से करो कि ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखो यहाँ पर कैथोड कौन है? ये है Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस। तो उसके लिए क्या आएगा? 0.771 आएगा। और एनोड के लिए जो है उसके लिए हमारा रिडक्शन पोटेंशियल तब यही लेना है, क्या होगा? -0.441। तो 0.771 प्लस 0.441, तो आंसर क्या आएगा? 1.212 वोल्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, पूरा यही रिएक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है एनोड कैथोड, जैसे यहाँ पर भी नहीं दिया था, पर यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर Fe2 प्लस 2 Fe के लिए रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 है, और यहाँ पर प्लस 0.771 है, यानी ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो कैथोड के लिए यही रिएक्शन आएगा, एनोड के लिए यही रिएक्शन आएगा, और हमें लास्ट में यही मिल जाएगा। तो पूरा यही करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ क्या कि 2Fe3 प्लस Fe gives 3Fe2। फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा बोला है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दी है, फिर ऐसा बोला है कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe के ब्लॉक, यानी तीनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तीनों को एक साथ रखा हुआ है तो क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगा। तो जिसमें Fe3 प्लस है वो रिएक्ट हो रहा है, यानी वो कम हो रहा है। तो Fe3 प्लस क्या होगा? डिक्रीज होगा। Fe क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में। तो Fe2 प्लस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखो Fe3 प्लस डिक्रीज कहाँ पर लिखा है? Fe2 प्लस इंक्रीज हो रहा है, नहीं, Fe2 प्लस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो Fe2 प्लस इंक्रीज होने वाला है, तो ये आंसर सही है यहाँ पर,
ठीक है। फिर Fe3 प्लस यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ Fe3 प्लस है, ठीक है, Fe3 प्लस है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। Fe3 प्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो बी है वो राइट आंसर है। एंड Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस रिमेन अनचेंज, नहीं, Fe3 प्लस डिक्रीज हो रहा है एंड Fe2 प्लस ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर Fe2 प्लस डिक्रीज दिया हुआ है, तो Fe2 प्लस डिक्रीज ही होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा इंक्रीज, Fe2 प्लस, हाँ Fe2 प्लस डिक्रीज यहाँ पर लिखा है, Fe2 प्लस डिक्रीज नहीं, Fe2 प्लस इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा आएगा, Fe3 प्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।